पार्टी से, सेनेट में पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नवाज भी है, दो जमातें मेन। तो इन दोनों के में से किसको प्रेफर करेंगे आप कोई सेटलमेंट कर लें लीगल रिफॉर्म्स के लिए? प्रॉब्लम मैं क्या कहूँ, उनकी दोनों लीडरशिप के ऊपर केसेस हुए हैं। सेटलमेंट तो यही होगी कि उनके केसेस से हम उनकी मदद करें, और क्या होगी सेटलमेंट? हमने जो लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं, हम ये ऑर्डिनेंस के लिए के जरिए लेके आएंगे कि मिनिस्टर्स की क्या परफॉर्मेंस है। 100 दिन में अब सारे मिनिस्टर्स ने अपनी मुझे इस हफ्ते मैं देखूंगा, सारों ने मुझे रिपोर्ट्स दी हैं कि अब तक उन्होंने क्या अचीव किया, वो आगे क्या करने जा रहे हैं, और कॉस्ट कटिंग कितनी की। ये 3 चीज़ों के ऊपर मैं इंशाल्लाह इस हफ्ते के ऊपर फैसले करूंगा। हो सकता है हम कई वजीरों को चेंज करें। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के इन बयानात ने ऑपोजिशन की सफ़ों में हलचल मचा दी है। मैं हूं मुनीज़ जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। एक तरफ पीपल्स पार्टी ने कहा कि कानून साजी ऑर्डिनेंस के जरिए अब नामुमकिन है, तो दूसरी तरफ नून लीग ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ट्रंप से तशबीह दे दी। मैंने कई महीने पहले कहा था कि ये इमरान खान साहब ये पाकिस्तान के ट्रंप हैं। ट्रंप यही काम करता है, वजीर निकालना, उल्टी सीधी बातें करना, तो ये भी उसी रास्ते पर चले हुए हैं। हर रोज वजीर आजम को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, वजीर आजम वजीरों को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, वजीर अपने बयानों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। आज जिस तरह जो मुल्क के अंदर हालात हैं, इनसे सियासत को खतरा है, मुल्क की जमहूरियत को खतरा है, मईशत को खतरा है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, उनकी कौमी असम्बली में अक्सरियत जो है ख़तरनाक हद तक कम है। इसलिए अहम कानून साजी के लिए इनको बाकी सियासी जमातों को इत्तेमाद में लेना पड़ेगा और इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। डेडलॉक है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की तैनाती पर। नून लीग बजिद है कि हालिया पार्लिमानी रवायत के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ऑपोजिशन लीडर होंगे, पर PTI का इसरार है कि शहबाज शरीफ कैसे चेयरमैन बन सकते हैं जब इनके खिलाफ करप्शन की तहकीकात चल रही हैं और वो नैब की तहवील में है। इसलिए कौमी असेंबली की 45 कायमा कमेटियों की तश्कील ताखीर का शिकार है। ये कमेटियां किसी भी बिल की पार्लियामान से मंजूरी से पहले जायजा लेती हैं, यानी कौमी असेंबली में कानून साजी रुकी हुई है। ऑपोजिशन को खदशा है कि ऐसा चलता रहा तो कौमी असेंबली की साख मुतासिर होगी। तो क्या अब ऑर्डिनेंस और टास्क फोर्सेस के जरिए हुकूमत चलेगी? इस वक्त हमारे साथ हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुजरावाला से खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर दिफा और साबिक कॉमर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनदर वेरी सीनियर लीडर ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसुफ तालपुर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और आप बहुत सारे आर्टिकल्स भी अहम मौज़ूआत के ऊपर लिखते रहते हैं। तो सबसे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जो एक नई चली है बात कि जी ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए भी कानून साजी हो सकती है, तो क्या कोई प्रोविज़न हमारा कानून देता है जिसके तहत ये कानून साजी हो सकती है? प्रोविज़न तो है ना जी, आप एक टर्म 120 दिन के लिए ला सकते हैं ऑर्डिनेंस, और अगर दोबारा पार्लियामेंट उसकी तौसीक कर दे तो फिर उसको ले जाया जा सकता है आगे, लेकिन उसके बाद तो कोई रास्ता नहीं है। अगर 6-6 महीने के लिए हमने कानून साजी करनी है तो ये तो कानून साजी ना हुई, ये तो सिर्फ एक जंग टपाओ का अमल है कि शायद आवाम को दिखाने के लिए या कुछ आर्मी मकासद के असूल के लिए लेजिस्लेशन कर दी जाए। हकीकत तो यह है कि पहले 100 दिन का खुलासा पार्लियामान के हवाले से है कि पार्लियामान ने इनकी क़ियादत में, जो PTI की क़ियादत थी, 0 कानून साजी की है, सवाए सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल के। ना ही कोई लेजिस्लेशन आई और ना ही पास हुई, ना ही उस पर कोई बात हुई। और जोर इनका अभी भी यही है कि बजाय ये कि ताहिर कावड़ शहीद के कातलों को पकड़कर बंद करें, बार बार यही धमकी दे रहे हैं कि जो अपोजिशन को मैं पकड़कर बंद कर दूंगा, मेरे पास नैब होती तो मैं 50 लोग अब तक बंद कर चुका होता। और ये जो धमकियों के जरिए जमहूरियत को चलाया जा रहा है, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत में धमकियां नहीं होती, आप लोगों को साथ लेकर चलते हैं। और खास तौर पे जब इतनी रेजर थिन मेजॉरिटी जिसका आपने जिक्र किया, तो फिर तो बात करनी चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए। और अगर वाकई मकासद जो हैं वो वाजे हैं और पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर है, तो अपोजिशन बार बार कह चुकी है, सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, हम ताउन करेंगे। लेकिन यहाँ तो ना नियत है, ना सिमत है,
ना हरकत है और ना ही मेहनत है। तो हम चारों हवाले से जो है एक कंफ्यूजन का शिकार है कि पाकिस्तान की जमहूरियत आगे कैसे चलेगी। मुईशत का तो बेड़ा गर्क हो ही गया, पाकिस्तान के किसान चीख रहे हैं, उनकी खाद की कीमत डबल हो गई, आज वो सड़कों पर भी आ गए। लाहौर में पाकिस्तान के अवाम चीख रहे हैं कि बिजली की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमत बढ़ गई। वज़ीर आज़म का अपना घर जो है आज तक गैर कानूनी तामीर पर खड़ा हुआ है, लेकिन हजारों लोगों के रोजगार जो है और दुकानें और घर गिरा दिए हैं। तो ये मामला इनको बड़ा सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जमहूरियत में किसी भी तरह ये सिलेक्ट होकर अगर आ ही गए हैं तो फिर कम से कम जमहूरी रवैया आए। ये बात आज शायद खान अब्बासी साहब ने की और मैं दोहराना चाहता हूँ कि पहली हुकूमत है जिसका ख्याल ये है कि ऑपोजिशन को लान तान करने से जमहूरियत आगे चलेगी। इस तरह नहीं मामला चल सकता। और अपने तो मुआशी मामला उसको भी रिव्यू करें और जो डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट के इशूज हैं उसको भी रिव्यू करें। यूसुफ तालपुर साहब, रिव्यू तो तब करेंगे जब पार्लियामेंट के अंदर कमिटीज जो हैं वो बनेगी और आप लोगों का डेडलॉक खत्म होगा। मगर लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आपका हमेशा से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये रहा है कि जी वो भी हमेशा कैबिनेट के जरिए ही हुकूमत चलाते थे। तो अब ये भी टास्क फोर्स के जरिए और कैबिनेट के जरिए जो एक हुकूमत चलाना है उसका एक जो आई सपोज एक मैकेनिज्म है वो कर सकते हैं, दे कैन स्टिल रन द गवर्नमेंट। नहीं, ऑर्डिनेंस तो यस इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो कर सकते हैं, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि ऑर्डिनेंस की ज़िंदगी कितनी और ऑर्डिनेंस की क्रेडिबिलिटी क्या। ऑर्डिनेंस की क्रेडिबिलिटी ये है कि ऑर्डिनेंस के लिए इनको इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब नेशनल असेंबली सेशन में ना हो तब ये लेकर आए, और जब सेशन में होगी तो ये ऑर्डिनेंस भी नहीं ला सकते। तो मगर फिर 120 दिनों के बाद उनको वापस आना पड़ेगा नेशनल असेंबली के अंदर। डेफिनेटली यस, उनको आना पड़ेगा 120 दिन, लेकिन 100 दिन पहले चले गए, 120 दिन और अगर इनके जिम्मे हो गए तो फिर तो जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू की है उसमें निहायत ही मुझे मतलब कि एक ऐसी चीज़ वो लग रही है कि जैसे कि वो अभी तक समझ रहे हैं कि वो गालिबन अपोजिशन के लीडर हैं और प्राइम मिनिस्टर नहीं है और अपना इसको इस तरह चला रहे हैं। लेकिन आई कम टू द पॉइंट जो आपने बात की, ये आज कम से कम इनको इतना सोचना चाहिए कि भाई हम अगर कमिटीज़ नहीं बना रहे एक पॉइंट की वजह से, लीडर ऑफ अपोजिशन की वजह से, लीडर ऑफ अपोजिशन को अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना एक ट्रेडिशन है, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के ओथ लेने के बाद 30 दिन के अंदर इनको कमिटीज़ बनानी है, और अगर कमिटीज़ नहीं बनाएंगी तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैं तो ये कहूँगा कि देन पार्लियामेंट इज़ बी अंडरमाइंड। अगर अब इनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर कुछ भी उनके खिलाफ केसेस हैं, कोई भी बात है, उनका वोट तो एक ही है नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो अब नहीं बनाते तो कम ऑन देन हैव द करेज, हैव द गट्स, आपको जो चाहिए वो बना दो, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स तो पूरी करो। ओके, नाउ दैट इज अ गुड पॉइंट रमेश कुमार साहब। देखिए 30 दिन के अंदर तो ये शिक है कि आपको कमिटीज बनानी होंगी, और अब आप देख लिए कि कितने दिन हो गए और कमिटीज अभी तक नहीं बनी। मैंने सारा सुन लिया। पहली तो मैं बात दूंगा शाहिद साहब का कि ट्रंप का हवाला दिया। ट्रंप ने पहले सोचा कि मेरा सबसे पहले अमेरिका है, और अमेरिका को कहाँ लेके गया है, इकोनॉमिकली कितना बूस्ट लेके गया है। और मैं समझता हूँ अमीर कर दिया वैसे नहीं बहुत ज्यादा। आप परसेप्शन नहीं, प्रॉपर्टी बिजनेस ये वो, मैंने उसके ऊपर, बिजनेस तो अमीर लोग करते हैं ना। नहीं आप हर जगह पे उसने काम किया है। अमेरिका के अंदर आज खुशहाली बहुत आ गई है। इसके बाद दूसरी चीज ये कि बात की हमने इंतजार किया, हमने बहुत ज्यादा ऑप्शन दिए। ये मैं ही था, हमारी जब पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई मैं था, जब मैंने और शाहबान कुरैशी दो बंधु ने कहा कि इंटरनेशनल एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है जिसको देख के मियाँ साहब, और कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन की, पब्लिक अकाउंट कमेटी की। सारे हमारे लोग कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए अपोजिशन का। मैंने कहा सर इंटरनेशनल एक प्रैक्टिस है, और ये मैसा की जमहूरियत में, ये मैसा की जो इनका हुआ था एग्रीमेंट, उसके ट्रेडिशन है, ठीक है, आप इसको करें। हाँ। फिर खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ के अलावा दूसरा नाम और प्रेफरेबली अयाज सादिक आ जाए, सबसे अच्छी है अयाज सादिक। मुस्लिम लीग नून बज़िद है ना, मैं समझता हूँ हमने एक इंतजार किया। हाँ। अब पता है क्या हो रहा है, अब जो नवाब यूसुफ साहब ने बात की है ना कि करेज दिखाएं, वो करेज ही दिखा रहे हैं। और इस इजलास के अंदर
कमेटीज बन जाएंगी। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन और बैठ के इस इशू के ऊपर आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि कमेटीज बन जाएंगी। और क्योंकि एक इंतजार किया एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस से हम चाहते हैं। अच्छा, अगर कमेटीज बन जाएंगी तो उसके अंदर फिर ऑपोजिशन का बिल्कुल कोई रोल नहीं होगा। 5 बंदों का कोरम होता है, सारी पीपल्स पार्टी क्या PMLN के लोग भी बैठना शुरू हो जाएंगे। जब ये जब शुरू होगा ना सिस्टम, ये आके बैठ जाएंगे, ये आपको वक्त बताएगा। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, ये तो नहीं होगा कि अगर ये कमेटीज इस तरह की बना दें तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद ये फैसला कर ले कि जी हम बॉयकॉट करते हैं कमेटीज को, हम नहीं बैठते कमेटीज में? 360 दिन से जायद हो गए शहबाज शरीफ का रिमांड लिए हुए और गिरफ्तार किए हुए, और अभी तक किसी किस्म की कोई एविडेंस कोर्ट के सामने नैब पेश नहीं कर सका। मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल है कि पिछली पेशी के ऊपर नैब ने कहा कि हम शहबाज शरीफ की करप्शन इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, हम उनके जो गिफ्ट उन्होंने अपनी फैमिली को दिए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर आर्गुमेंट के कि शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस हैं, केस तो इमरान खान साहब के भी ऊपर है, फिर उनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं होना चाहिए था। केसेस तो वज़ीर दिफा के भी ऊपर है, स्पीकर के भी ऊपर है, बड़े सीनियर वज़रा के भी ऊपर है। आज आज़म स्वादी साहब के ऊपर मगर कता कलाम में माफ खुर्रम दस्तगीर साहब, वॉट एवर द लॉजिक, इस वक्त तो ये साफ जाहिर है कि हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अभी रमेश कुमार साहब ने भी बता दिया कि वो कमिटीज बना देंगे अगले इजलास के अंदर, अगले हफ्ते। बिल्कुल हो रही है। और अगर कमिटीज बन गई और ऑपोजिशन का इसमें कोई इनपुट नहीं हुआ तो फिर ऑपोजिशन का क्या रद्द अमल होगा? क्या आप कमिटीज का हिस्सा बनेंगे, ना करते हाँ करेंगे, या आपका कोई और रद्द अमल होगा? जी, हमारा रद्द अमल वाज़ेह, हम कमेटीज का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि इस तरह तो स्टीम रोल करने से तो इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ तो मामला आगे नहीं चल सकते। और ये जो इसरार है ना कि जी अगर मेरे पास चूंकि ऑर्डिनेंस का एक रास्ता मौजूद है मैं उसको इस्तेमाल कर लूंगा, यहाँ तक कह दिया कि जी अगर बिल्कुल ही गवर्नेंस चूंकि नहीं चल रही इनसे तो हम मिड टर्म इंतखाबात करा देंगे। फरार से पाकिस्तान के लोगों की खिदमत नहीं ना हुई है 100 दिनों में, ना होगी। इनको सामना करना पड़ेगा कि पार्लियामान का एक इदारा है और उसको बगैर मुशावरत के, बगैर जो अपोजिशन से बात किए बगैर आप नहीं चला सकते। मैं सिर्फ यहाँ ये याद करा दूं कि तमाम कानून और आइन जिसका हमें आज हवाले दिए जा रहे हैं पार्लियामान के कि जी हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं, मुस्लिम लीग नून के पास पूरा ऑप्शन था कानून और आइन के तहत कि PTI के दिए गए इस्तीफे एक्सेप्ट करके उन पर दोबारा इलेक्शन करा देते। वी वर विदिन आवर राइट्स, नहीं करवाया क्योंकि हम चाहते थे जमहूरी रवायात आगे बढ़े। तो ये इसी का सवाल ये है कि इस तरह अगर वो स्टीम रोल करेंगे तो फिर मामला खराब अच्छा, होंगे। फिर देन यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर। रमेश कुमार साहब, वो अगर कमिटीज में नहीं बैठेंगे, अभी मैं दोनों पॉइंट्स का जवाब देता हूं। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। यूसुफ तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फिर क्या हिकमत अमली होगी? क्या आप कमिटीज का हिस्सा बनेंगे अगर जो इस वक्त हुकूमत है वो अपोजिशन के इनपुट के बगैर कमिटीज बना देती है और मुस्लिम लीग नून जिस तरह के खुर्रम साहब कह रहे हैं बाहर रहती है? मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि अभी जो बात की है अपना रमेश साहब ने, इसके ऊपर अमल करे, और अगर इस पे अमल होगा और ये अमल करते हैं तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी। लेकिन मुझे तो अभी भी शक है, लेकिन मैं खुद दुआ करूंगा कि ये आप जो कह रहे हो आप कमेटी बना लो। जहां तक अपोजिशन की बात है तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको एक यकीन दिलाऊं कि हमारा अकेले का फैसला नहीं होगा। उसके बाद तमाम जो अपोजिशन है हम मिलकर अपना अमल भी बनाएंगे और अपनी बात भी करेंगे कि हम हिसाब बनते हैं नहीं बनते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो फिर मामला तो तसादुम की तरफ चला जाएगा ना। तालपुर साहब, आप तो पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं। आई मीन यू सी अ डेडलॉक देन कमिंग योर वे नेक्स्ट वीक। देखो नहीं, ये पहले बनाए तो उसके बाद आप मुझसे पूछ लेना कि डेडलॉक होता है या क्या होता है। वो तो कह रहे हैं मेरे ख्याल में नवाब साहब, पहली चीज तो ये कि कमेटी, अगर हम कोई ऐसी बात करेंगे तो इट विल बी, पहली चीज तो ये कि कमेटीज बन रही है और 55% कमेटीज के जो चेयरमैन है वो गवर्नमेंट के बनेंगे लाजमी, और 51% मेंबर भी जो है वो गवर्नमेंट के होते हैं। तो कमेटीज भी बन जाएंगी, असेंबली के अंदर पास भी हो जाएंगी। उसके अंदर ऑपोजिशन ही नहीं बैठेगी तो आप क्या करेंगे? मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं ना, वो बन भी जाएंगी, पास भी हो जाएंगी और 50% कमेटी के चेयरमैन भी इलेक्ट हो जाएंगे। अब आप आ जाएं पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी क्या ये तीसरा टेन्यूअल चल रहा है,
पीपुल्स पार्टी क्या सिंध के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाती है? नहीं। किस मोरल ग्राउंड के ऊपर वो PMLN के साथ देगी? वो तो इस वजह से उसने कि एक यहाँ पर कोई ऐसी ट्रेडिशन नहीं है सिंध के अंदर के अपना ट्रेडिशन नवाब साहब ट्रेडिशन बिल्कुल नहीं है, चली आ रही है। ट्रेडिशन नहीं है। अगर यही पीपुल्स पार्टी और PMLN आपस में मिलके यहाँ पे एग्रीमेंट बन सकता है तो ये एग्रीमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी था, मगर वहां पर वो नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं, मुझे जो अभी लग रहा है, ये सारे जैसे कमेटीज बनेंगी, तो कमेटीज फॉर्म हो गई, कमेटीज काम कर रही हैं। कौन सी कमेटी जो काम नहीं कर रही? नवाब साहब, मगर वहां पे नहीं हुआ, नहीं हुआ। और मैं समझता हूं PMLN की तरफ से अया सादिक जो है वो मुझे, चले वो तो आपकी ख्वाहिश हो सकती है ना, मगर नवाब साहब एक सवाल आपसे भी मैं करूंगी कि जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम का वोट ले रहे थे तो तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको ये वोट नहीं दिया। अब आप लोग क्यों बज़िद हैं कि नहीं जी ये जो PMLN ने मौक़िफ़ अपनाया है कि जी शहबाज शरीफ साहब को ही होना चाहिए, उसके ऊपर आप डटे हुए हैं? तो वहाँ पे तो आपको असूल याद है, वहाँ पे आप देने को तैयार नहीं थे शहबाज शरीफ साहब को वोट। ये पार्टी की लीडरशिप का फैसला था कि हम, क्योंकि देखा जाए, क्योंकि मैं हमेशा सही बात करता हूँ, गलत बात नहीं करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। गालिबन शहबाज शरीफ के खड़े होने में भी सब लोग जो है वो थे, और उसके अलावा इन्होंने वोट भी किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्पीकर के उसके लिए, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें बनी नहीं तो उसकी वजह से नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो वोट नहीं हुआ तो अब भी हम आपस में जॉइंट अपोजिशन नहीं कर सकते। उनका अपना मंशूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, उनका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है। लेकिन जहाँ भी हम देखेंगे कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात आएगी, जहाँ भी हम देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी बात हो रही है तो वहाँ पर हर चीज़ गुफ्त-ए-शनीद के बाद होगी। ठीक है, तो नाज़रीन इधर मुझे रमेश साहब, इधर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, मगर ये बात अब वाज़े हो गई है कि अगले हफ्ते ऐसा लग रहा है कि मामला फिर से तसादुम की तरफ जा रहे हैं। और जिस तरह के रमेश कुमार साहब ने बताया कि कमिटीज़ तो बना दी जाएंगी, मगर उसके अंदर अपोजिशन अगर नहीं बैठेगी तो फिर वो कमिटीज़ फाल कैसे होंगी? इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। रमेश साहब, ये जो बात हो रही थी, जो लास्ट में मेरी बात हो नहीं सकी, देखिए आर्डिनेंस को किसी गवर्नमेंट को शौक नहीं होता है आर्डिनेंस लेके आए, मगर जब कानून साजी पॉजिटिव डायरेक्शन की होती है, सही होती है, तो आजकल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। अगर 18th अमेंडमेंट थिन मेजॉरिटी के अंदर पीपुल्स पार्टी कर सकती है, अगर अच्छी कानून साजी होगी तो अपोजिशन के अंदर भी आज लोग सवाल ये है कि फिर भी उसको अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 18वीं तरमीम के तहत उसको फिर भी आना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली से पास होना पड़ेगा, सेनेट से पास होना हो सकता है। ऑर्डिनेंस की भी जरूरत नहीं पड़े, ऑर्डिनेंस क्योंकि 2 मरतबा हो सकता है, 1 मरतबा लाना 4 महीने के लिए, फिर 4 महीना एक्सटेंड हो सकता है, मगर हम कानून साजी की तरफ जाएंगे और अपोजिशन के मेंबरान भी, अच्छा अब मैं आपकी बात समझ गई, मेंबरान भी हमें सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर। खुर्रम साहब ये कह रहे हैं कि 120 दिन के लिए ऑर्डिनेंस लाएंगे, फिर जब वो लैप्स हो जाएगा तो एक नया ऑर्डिनेंस ले आएंगे, और इसलिए जो कानून साजी है वो ऑर्डिनेंस के जरिए करेंगे। ये मैंने नहीं कहा, आपकी बात तो बिल्कुल यही है। जब से कंटेनर पर खड़े हुए हैं पार्लियामान को अंडरमाइन कर रहे हैं, कभी लानत भेजते हैं, कभी कहते हैं हम ऑर्डिनेंस के जरिए मुश्किल तौर पर लेजिस्लेशन करेंगे। ये कोई तरीकेकार नहीं है। हमने तो अपने अमल साबित किया पिछले 2013 से लेकर 18 तक पंजाब असेंबली में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके सरबराह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे जिनका ताल्लुक पीटीआई से था। तो हमने तो उस जो एक अंडरस्टैंडिंग थी उसको कायम रखा। पीटीआई के साथ अगर कि हमारा कोई मिजाज जमहूरियत नहीं था, लेकिन फिर भी उनको ये मौका दिया कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को लेकर चले, और वो उन्होंने उसकी चेयरमैनशिप जो है वो मुकम्मल की 5 साल, और अब दोबारा जो है वो मामला फंसा हुआ है। देखिए सवाल यही है कि शहबाज शरीफ के ऊपर अब तक कोई केस साबित नहीं हुआ, कोई एविडेंस नहीं आई, सिर्फ ये कह देना कि शहबाज शरीफ जेल में लाया, उसको नहीं बनाएंगे, ये तरीका नहीं है। जब तक डेमोक्रेसी में एक दूसरे को आप तस्लीम नहीं करेंगे, आप लेकर नहीं चल सकते आगे। और इसीलिए जो है इनकी जो इश्यूज हैं, ये कह देना कि जी
हम जो कमिटमेंट है ना कानून के साथ वो यही है कि अगर मेरे हाथ में नैब होता तो 50 लोग अंदर होते। ये तो कोई तरीका नहीं है मुल्क को चलाने का। ये कह देना कि जी हम जो है वो अगर हमसे हुकूमत नहीं चल रही तो हम मिड टर्म इलेक्शंस करा देंगे। ये कह देना कि जी हमें जो है वो चूंकि स्टेट बैंक ने बताया नहीं था तो अब ज्यादा कमेटी के जरिए हम उसको कंट्रोल करेंगे। ये जो डबल डीलिंग है और यू टर्न की तो एक बहुत ही तवील फहरिस्त हो गई है तो उसमें जाए बगैर नजर यही आया है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने 1 साल पहले सितंबर में BBC उर्दू को इंटरव्यू दिया था और कहा था कि अल्लाह का शुक्र है 2013 में हमें हुकूमत नहीं मिली, हम तो बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये वादे हो गया कि ये 2018 में भी तैयार नहीं है हुकूमत चलाने के लिए। अच्छा रमेश, आप तो जरूर कुछ कहेंगे। हाँ बताएं। देखें, पहली चीज तो ये कि एक सिचुएशन थी 2018 में जैसे इलेक्शन हुई, बिल्कुल इमरजेंसी। मैं अभी एक प्रोग्राम में आ रहा था, हुमायूं साहब थे मेरे साथ और शाहिद सिद्दीकी, उन्होंने कहा बिल्कुल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन थी। $12 बिलियन का शार्टफॉल था दिसंबर तक पे करने का, और उसको जिस टेक्निकल तरीके से डेफिसिट को कम करके एक्सपेंडिचर को कम, ये माना जिस तरीके से हैंडल किया गया है, मैं समझता हूँ फुल तैयारी के साथ PTI आई है। रही बात कानून साजी की, मैं दोबारा कहता हूँ पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के अंदर चीज़ें होंगी, पार्लियामेंट के अंदर चीजें होंगी और अपोजिशन भी सही चीजों को सपोर्ट करनी पड़ेगी। अभी तो अपोजिशन ये नहीं कह रही ना रमेश साहब, ना अलाउ मी तालपुर साहब। देखिए रमेश साहब इज वेरी होपफुल, वो समझते हैं कि आप इनको सपोर्ट करेंगे, मगर जो सूरत हाल बनते हुए नजर आ रही है वो ऐसा है कि अगर कमिटीज बन जाती हैं, PMLN इसको बॉयकॉट कर देता है, जिस तरह खुर्रम साहब ने तो बड़ा स्ट्रांगली कायम बॉयकॉट करेंगे और आप भी उसके ऊपर डगमगा रहे हैं, तो फिर उन कमिटीज के अंदर होगा क्या, और क्या लोग जो हैं वो पार्लियामेंट से बेजार नहीं हो जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में लोग तो पार्लियामेंट से मतलब है कि खफा ज़रूर होंगे, बेजार तो हो नहीं सकते, क्योंकि दिस इज़ द ओनली थिंग जो वो आएगी। लेकिन मेरे भाई रमेश कुमार साहब ऑर्डिनेंस पे जो चलाना चाह रहे हैं हुकूमत को, ये एक अफसोस की बात है। मैं वो कहते हैं 4 महीने के बाद और 4 महीने मिलेंगे। मैं ये नहीं, मैं कहता हूँ वो ऑप्शन है, मगर होगा असेंबली के अंदर, देखना आप। चले ऑप्शन तो है ना, ऑप्शन तो है। नहीं, हमने तो जनाब रमेश साहब, हमारी लीडरशिप ने असेंबली के अंदर गुफ्तगू करते हुए ऑफर दी थी कि पाकिस्तान के खातिर और आजकल जो पाकिस्तान की सूरत हाल है और जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, इसमें आओ तो हम सब मिलकर बैठे हैं। ये तकरीब 4 दिन के बाद दोबारा हो रही है। पीपुल्स पार्टी भी और उसके अलावा PMLN भी हो, आप भी हो, सब मिलकर बैठ के इस मुल्क का कुछ सोचे। मत ये कह देना, एक स्वीपिंग रिमार्क दे देना कि भाई ये हम यूं कर लेंगे, हम यूं कर लेंगे, बराए मेहरबानी ये यूं कर देना। अब हुकूमत में इस चीजों को छोड़ो। अब तो एक अच्छे दरख्त की तरह जब उसमें फ्रूट लगता है और वो अपना आम भी अगर लगते हैं तो दरख्त निमता है, अगर निमते नहीं हो तो कम से कम अकड़ो नहीं यार, आप अपना काम निकालो और काम करो पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की बेहतरी के खातिर। नवाब साहब, मेरे में तो वैसे ही आपको पता है आकड़ नहीं है, हमारा तो गाँव ही एक है। दूसरी चीज ये कि मैं आपको क्लियर बताऊं, जैसे जो अभी आपने बात की कि आप पाकिस्तान की खातिर आप साथ देंगे, मैं समझता हूं जो कानून साजी, जो रिफॉर्म हम लेके आ रहे हैं, जिसके लिए कानून साजी चाह रहे हैं, आप अपोजिशन के साथ इत्तेहाद होते हुए भी आपका ज़मीर आपको मजबूर करेगा कि ये गवर्नमेंट के जो बिल है, जो अभी आपने बात की कि हम पाकिस्तान की खातिर, अच्छा चले ये तो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे, मगर मोजरत के साथ अर्ज करूंगा छोटा सा, हाँ बिल्कुल हमारा ज़मीर हमें गवारा करेगा कि 8-8 रुपए डॉलर चढ़ जाए और IMF को खुश करने के लिए हमें ये कानून साजी करनी पड़ेगी। हमारा ये होगा कि भाई दीवारें गिरा दी जाए गवर्नर हाउस की, हमारा ज़मीर हमारी वो करेगा। और अभी तक जो आपकी जो चीज़ें सारी सामने आई हैं वो तो इसी किस्म की आई हैं। मैं और चीज़ों को बयान नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये डिबेट और तरफ चली जाए। मगर आपके लीडर जरदारी साहब ने एक अहम बयान दिया है और कल बहुत ही सेंसेशनल बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट मंसूख करने की साजिश हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, फिर मैं जानना चाहती हूँ कि इनका क्या मतलब था उससे।
मेरा ख्याल है वो उनकी जरदारी साहब की बाइट नहीं है, मगर तालपुर साहब आपने सुना होगा कि जरदारी साहब ने कहा कि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है, बिल्कुल सुना भी है, तो 1 यूनिट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उनके पास ऐसे क्या सबूत हैं कि जी इस तरह हो रहा है, या क्या कोई बात हुई है या पसे पर्दा कोई मुआहदे हुए? जी 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 जी, यहाँ पर मैं मौजूद के साथ ये गुजारिश करूँगा कि 18th अमेंडमेंट जब पिछली असेंबली में पास हो गई और यूनानी मसली पास हो गई, तो उसके बाद उसकी उस वक़्त भी कुछ लोगों का PMLN में ये ख्याल था कि ये क्या हमसे हो गया, और जिसमें चौधरी निसार ऑन रिकॉर्ड भी हैं, काफ़ी इस किस्म की उसने बातें की जिनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन अभी भी जो मिनिस्ट्रीज़ बन रही हैं, ऊपर फूड सिक्योरिटी हुई, एजुकेशन हुई, ये इस किस्म की चीज़ें करके वो उसकी रूह को ख़त्म कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आपका मतलब है जो फेडरल मिनिस्ट्रीज बना रहे हैं, लास्ट में भी 5 साल में थी, फेडरल मिनिस्ट्रीज जो बना दी है। ओके, हाँ साहब, ये लास्ट 5 ईयर में भी थी, फूड सिक्योरिटी लास्ट 5 ईयर्स में भी थी। खुरम साहब आपको ज्यादा कंफर्म, फूड सिक्योरिटी भी थी, एजुकेशन भी थी, दोनों थी, हायर एजुकेशन थी। नहीं एजुकेशन थी, बिल्कुल थी, जो भी थी पाकिस्तान में। अभी आप ले आओ, नहीं आप करो, अब तो आप अभी तो आपको 100 दिन हुए, बढ़ेंगी नहीं, कम हम आपके साथ कोई बहस नहीं कर सकते। आप कुछ करो, अभी तक जो आपने इक़दामात लिए या मोजरत के साथ, वो इक़दामात हर चीज़ पिछली हुकूमतों में डाल के 5 साल ही नहीं 10 साल के ऊपर जाके, बाबा ठीक है हम कैसे भी दे, हमने किया, आप तो कुछ बेहतरी करो। बजाय बेहतरी करने के लिए आज आपने इकोनॉमी की ऐसी सूरत हाल कर दी है, महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसका हिसाब ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई तो हुई है, $50 बैरल पे कम होते हैं, ठीक है, मगर वो ये कह रहे थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी हशर हुआ था, इनकी जस्टिफिकेशन कम से कम ये है। खुरम साहब आपकी जानिब आऊंगी, बात ये है कि जिस तरह तालपुर साहब कह रहे हैं कि जी फेडरल मिनिस्ट्रीज को बढ़ाया जा रहा है, मगर रमेश कुमार साहब कहते हैं वो तो फेडरल मिनिस्ट्रीज पहले भी थी, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये समझती है, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंसिस्टेंटली कह रही है 18वीं तरमीम को खतरा है और 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को मंसूख करने की साजिश हो रही है? पहले तो रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं कि ये जो जिन मिनिस्ट्रियों का हवाला दिया गया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही बन गई थी। फूड सिक्योरिटी भी, नेशनल हेल्थ रेगुलेशन सर्विसेज, लेकिन उनका रीमिट जो है वो बिल्कुल लिमिटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट के अंदर। सवाल ये है कि यहाँ तो एक उस वक्त 18th अमेंडमेंट पास नहीं हुई थी, सर नहीं, उसके बाद भी मैं उस वक्त 18th अमेंडमेंट पास नहीं हुई थी, स्पेशल कमेटी को वापस करने की। सर इशू ये है कि एक से ज्यादा पीटीआई के बाकी वज़रा जो हैं 18वीं तरमीम को क्वेश्चन कर चुके हैं, और ये हमारे लिए बड़ा अलार्मिंग है। 18वीं तरमीम को भी क्वेश्चन कर चुके हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन को भी क्वेश्चन कर चुके हैं, सूबों की सख्त तरीन मुखालफत के बावजूद। ये अलार्मिंग है, और ये मामला जो है बजाय ये कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस है इससे डील करें, ये जो महंगाई पिछले दो महीनों में एक दफा 6.8% और अभी नवंबर में 6.5% आई है, 4 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई आई है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो बिलबिला उठे हैं। तो इनको तो इसको मैनेज करना है ना, इनको मैनेज करना है कि अगर इस्लामाबाद के वक्त से SP ताहिर दावड़ को अगवा कर लिया जाता है और वो इस्लामाबाद जिसके वजीर खुद वजीर आजम पाकिस्तान है, तो फिर सवाल उठेंगे कि इनकी सिक्योरिटी के लिए क्या साहब सवाल ये है कि देखिए कत्ता कलामी माफ 18वीं तरमीम के अंदर तो आप तब्दीली तब ला सकते हैं जब आपके पास 2/3 अक्सरियत हो। इनके पास तो जैसे आपने भी कहा, सबको मालूम है रेज़र थिन मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली के अंदर, और फिर पंजाब के अंदर भी आपकी पार्टी की अक्सरियत ज़्यादा है, तो फिर ख़तरा तो एज सच नहीं है। कानून साजी के तहत तो वो ना 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर सकते हैं, ना ही 18वीं तरमीम को। नहीं तो फिर शायद वज़ीर आज़म ने जो इशारा दिया है कि इनके मैनिफेस्टो के पीछे जो लोग खड़े हैं, शायद वो 18वीं तरमीम को अमेंड कराना चाहते हैं, जिसकी वजह से रेज़र थिन मेजॉरिटी के बावजूद ये बात बार बार उठती है। ये अल्फाज तो आने ही नहीं चाहिए कि 18वीं तरमीम इज नॉट ओपन टू क्वेश्चन, चाहे मेजॉरिटी हो भी तब भी इट्स नॉट ओपन टू क्वेश्चन। नहीं, मगर अगर कोई करना भी चाहे, खुरम साहब अगर कोई करना भी चाहे तो फिर उसका तौर तरीका क्या होगा? अब क्या पार्लियामेंट के जरिए तो नहीं हो सकता फिर? तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि इसके बगैर जब इनको मालूम है कि ये इस वक्त तो जो नंबर्स हैं चारों सूबाई असेंबलियों में और वफाक में, ये तो मुमकिन नहीं है, CCI में मुमकिन नहीं है, लेकिन ये इशू ही खड़ा कर देना
और ये हम देख रहे हैं कि जब चीजें मैनेज नहीं होती और पाकिस्तान जो है इनकी बेअमली और बेतदबीरी के गड़े में हर रोज ज्यादा गहरा गिरता जा रहा है, तो फिर इस तरह के इश्यूज रेज किए जाते हैं जिससे लोगों की टेंशन डाइवर्ट हो। कभी कहते हैं एक सेकंड इलेक्शन होगा, कभी कहते हैं 18वीं तरमीम को चेंज करेंगे। मैं आपको याद करा दूं, बड़ी अहम बात है कि वज़ीर आज़म ने पहली अपनी नशरी तकरीर में एक MRI दिखाया था स्टंटेड ग्रोथ चिल्ड्रन का। 110 दिन हो गए हैं, उस दिन के बाद हमने स्टंटेड ग्रोथ का एक लफ्ज नहीं सुना। वज़ीर आज़म ने तकरीर फरमाई डैम्स के ऊपर, जब से चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर लीड ली है हमने डैम्स के बारे में एक लफ्ज नहीं सुना। इन्होंने अपने सप्लीमेंट्री बजट में आज डैम के बारे में बात हुई है, वो मैं आपको सुना भी दूंगी। क्रिएट करके अपनी नाइली के ऊपर खुर्रम साहब एक सेकंड, वो आज डैम के बारे में बात की गई है सिंपोजियम के अंदर, मगर तालपुर साहब आई लाइक योर टेक ऑन इट, चूंकि आप कई अरसे से पार्लियामेंट के अंदर हैं। 18वीं तरमीम 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन जिसके खिलाफ आप समझते हैं साजिश हो रही है, कैसे हो सकती है ये साजिश जब पार्लियामेंट के अंदर इनकी मेजॉरिटी नहीं है? नहीं, ये तो आपकी बात सही है, दे डोंट हैव द मेजॉरिटी। तो हमने ये नहीं कहा कि इनके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि ये कर पाएंगे। हमने सिर्फ ये कहा है कि उसको वो करने के लिए उनकी साजिश है। अब लेकिन ये एक ऐसी साजिश है जिसमें खुर्रम भाई ने भी कहा कि भाई 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक़्त ही तय किया गया था कि 10 साल के बाद ये जितनी कॉन्करेंट लिस्ट है ये इसमें से निकाल के प्रोविंसेस के हवाले कर दी जाएगी। उसमें डिले नहीं होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेट डिले हो गई। पहली तो चीज ये कि 1973 का तो कोई चीज डिस्कस में ही नहीं है। अपने दौर में इस चीज को किया और जब इस चीज को कर दिया है तो उसके खिलाफ अगर कोई साजिश होती है तो दे नीड टू थर्ड अमेंडमेंट। लेकिन वो भी जो करेंगे वो सोच के करेंगे, क्योंकि दिस विल बी प्लेइंग देन विद द फेडरेशन। ठीक आपने कुछ नहीं दिया सुबह को, जब प्रोविंसेस को दे चुके हैं। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बात अंडर डिस्कशन नहीं है। 18th अमेंडमेंट की जब मैं नून लीग में था तब नून लीग के अंदर भी बात होती थी कि हरी में जो काम किया गया थोड़ी बहुत इसके अंदर जो गलतियां हैं उनको रिव्यू किया जाए, मगर उस टाइम पे भी जब पीटीआई ने अपोजिशन की और फिर नून लीग भी उससे हट गई थी। मैं नहीं समझता हूं कि इस वक्त हमारा पीटीआई के अंदर कंसेंसस है कि 18वीं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुझे कह चुके हैं कुछ चीजों के अंदर तरमीम होनी जरूरी है। कुछ चीजें वो रिव्यू की जो बात सोच रहे हैं 18th अमेंडमेंट के अंदर कुछ ही, वो नून लीग की गवर्नमेंट जब थी, मैं उधर था तब उधर भी सोची गई थी, खुर्रम साहब को भी पता है, मगर उस टाइम पे भी नहीं हुई। अभी भी इसका इस वक्त अभी ये मौक़िफ़ नहीं है कि 18th अमेंडमेंट, मगर मैं समझता हूं कि अगर किसी चीज के ऊपर कोई होती है कानून साजी, जो बात की गई खुर्रम साहब की तरफ से कि जो बात की गई है कि भाई लोग पीछे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आर्मी को हमें इदारों को सेपरेट नहीं करना चाहिए। माजी में भी ये गलतियां हुई हैं, अभी भी आर्मी एक इदारा है, एस्टेब्लिशमेंट एक इदारा है। माफ करिएगा, इधर मुझे एक वक्फा लेना है, मगर आप ही कहते रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो के साथ जो है वो पाकिस्तान की फौज खड़ी है, हालांकि मैनिफेस्टो जो है वो हुकूमत नहीं बनाती, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। वक्फा ले लीजिए प्रोड्यूसर साहब, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज बढ़ती हुई आबादी के मसाइल को उजागर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बैनर तले सिंपोजियम का इनेकाद हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वजीर आजम से एक अहम सवाल किया। आइए आपको दिखाते हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज प्रोब इनटू इट। आई रिक्वेस्ट यू टू डू सो। प्लीज प्रोब इनटू इट as to why for the last 40 years no dam has been built in Pakistan and why we are facing such an alarming, such a difficult issue that you yourself had acknowledged in one of your speeches. इसके जवाब में वजीर आजम ने कुछ यूं कहा, आपको दिखाते हैं। ये जो आपने इसकी बात की, पानी की, आपने ये पॉपुलेशन की बात की, ये असल में आपने वो काम किए जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को करने चाहिए थे। आपने ये सवाल पूछा कि क्यों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ने क्यों नहीं आज तक पानी का सोचा। वो उसकी बड़ी सिंपल आंसर है चीफ जस्टिस साहब, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बदकिस्मती से सिर्फ 5 साल का सोचती थी कि 5 साल के अंदर क्या होगा ताकि अगली इलेक्शन हम जीतें। डैम बनते बनते 5 साल से ज्यादा लग जाते हैं, तो फिर इजी हो जाता था कि एक फर्नेस ऑयल के ऊपर एक इंपोर्टेड फ्यूल पे पावर स्टेशन बनाओ ताकि वो जल्दी से कंप्लीट हो। खुर्रम साहब, इट्स अ डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑन योर गवर्नमेंट आल्सो कि आपकी जो हुकूमत है वो सिर्फ 5 साल तक सोचती है, लॉन्ग टर्म नहीं सोचती, जिससे डैम नहीं बनते और मुल्क का मुफाद नहीं होता। इमरान खान साहब खुद एतराफ कर चुके हैं कि वो ला इल्म हैं
वो रुपए की कीर्ति किधर से भी लाइल्म है, उन्हें नहीं मालूम हुकूमत कैसे चल रही है। वो इस बात से लाइल्म है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 122 अरब रुपए खर्च करके दियामिर बादशाह डैम की जमीन एक्वायर की पिछले 3 सालों में, जो इससे पहले की 2 हुकूमतें नहीं कर चुकी थी इफ्ताह करने के बावजूद। और हम जो है इस डैम के लिए 26.3 अरब रुपए छोड़कर बजट में गए और आज तक उतने ही पैसे हैं, इन्होंने बढ़ाए नहीं। तो ये कह देना कि किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जिसने अरबों रुपए खर्च करके तरबेला 4 का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जिसने अरबों रुपए खर्च करके अल्लाह के करम से नीलम जेलम कंप्लीट किया, करोड़ हाइड्रो पावर कंप्लीट किया। बहुत सारे हमारे आज जो हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं वो तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं। तो ये कह देना बिल्कुल ही गलत है और लाइल्मी की ये एक नई सूरत है कि हर आप ब्लेम करते जाएं और इस बात को ना सोचें कि एक्चुअली 122 अरब रुपए किस हुकूमत ने खर्च किए कि दियामिर बादशाह जो आज पॉसिबल है वो सिर्फ इस वजह से है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 122 अरब रुपए खर्च करके उसकी जमीन पूरी एक्वायर करके। अच्छा, ये आपका एहसन इकबाल साहब भी ये पहले कहते रहे हैं, मगर यूसुफ तालपुर साहब बात ये है कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं, एक बात तो सच है कि वो डैम ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं थी, इसलिए आज चीफ जस्टिस का जो ये आप माने या ना माने मगर ये काफ़ी पॉपुलर उनका है कि जी वो डैम बनाने के लिए निकले हुए हैं, तो अवाम जो है वो सियासतदानों के बजाय अब चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है। मैं आपसे गुजारिश करूं, डैम्स के सिलसिले में जहाँ तक भाषा डैम का ताल्लुक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं। हम सिर्फ ये सवाल ज़रूर रखेंगे सबके लिए कि आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है। क्या आपके पास जो 2 डैमें हैं, दोनों डैम्स पिछले साल फुल हुई थी, इस साल फिल हुई हैं। आपने वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी कराई थी और जो वर्ल्ड बैंक की आपने स्टडी कराई थी तो उस स्टडी में उन्होंने कहा कि आप जो भी डैम बनाओगे वो 10 साल में 1 मरतबा भरी जाएगी और इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस भी हो चुकी हैं। और उसी वक्त अगर आप इधर देखोगे, जब डैम की बात करोगे तो आपको बराए मेहरबानी सिंध के ऊपर भी देखना चाहिए कि हमारा जो डेल्टा है वो कैसे तबाह हो रहा है, ठट्टे की क्या हालत है, बदीन की क्या हालत है, तो डेली बेसिस के ऊपर समुद्र कितने गज वो खा रहा है। 91 अकॉर्ड में 91 अकॉर्ड में एक चीज तय हुई है कि 10 MAF पानी आप देंगे। एक जमहूरी हुकूमत ने शुरू किया। जी रमेश साहब, पहली चीज तो ये कि डैम का जिक्र 2002 में भी आया कि डैम बनने चाहिए, पानी का मसला है, ये है। मगर जब भी डैम का इशू आया तो कालाबाग डैम का नाम आगे आ गया। जब भी कालाबाग डैम के आया तो 3 सूबों ने उसकी मुखालफत की, फिर वो इशू जो है ना वो रुकता गया। 2002 में मुशर्रफ कमिटेड था, अरबाब गुलाम रहीम था वहाँ पे, अली मामन मेयर, अली गौर खान मेयर सारे साथ थे। हम वहाँ पे मीटिंग के अंदर बैठे थे। मगर जब मुशर्रफ साहब सिंध के अंदर आया कि मुझे कालाबाग डैम बनाना है, मुझे ये करना है, चौधरी शुजात एक मेन टास्क में था, मगर सब लोगों ने मगर तालपुर साहब तो ये कह रहे हैं कि जो डैम ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हीं के अंदर पानी नहीं मौजूद। ये मैंने और भी किसी को सुना और मैंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। मैंने बिल्कुल उसकी स्टडी की, मगर मैं समझता हूं कि स्टडी करने के बाद ये एक पहलू जरूर है नवाब साहब का, मगर ओवरऑल पिक्चर जब आप स्टडी करें तो इस वक्त मुल्क के अंदर डैम की जरूरत है। ओवरऑल जिस नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं उसमें यह है कि डैम बनना चाहिए। ये व्यू जरूर सही है, इस व्यू को भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने स्टडी की, मगर डैम बनना चाहिए। अब डैम जो है इस वक्त जो ये जो खुरम साहब बात करें उस बात में भी हकीकत है, क्योंकि लास्ट टाइम, मगर वो नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट में हुआ, क्योंकि पहले प्रायोरिटी जो है वो नून लीग की गवर्नमेंट की जो है वो थी दहशतगर्दी और पावर क्राइसिस। जैसे आज इस गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है वो करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और इकोनॉमी को बेहतर करना और फॉरेन रिलेशन और डैम बनाना, ठीक है, मगर उसके अंदर आपको प्रोविंसेस को फिर भी साथ लेके चलना पड़ेगा। नाउ एट द एंड ऑफ इट बिल्कुल सीसीआई साथ में जब तक नहीं होगी, अपोजिशन असेंबली की खूबसूरती है। मैं समझता हूँ अपोजिशन को माजी में भी अगर नून लीग ने जो जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, पीटीआई वालों की रेजिग्नेशन जो मंजूर नहीं की,
उसकी एक वजह तो यह भी थी कि अपोजिशन नहीं टूटे, दूसरी ये थी कि पीटीआई के पास उस वक्त स्ट्रीट पावर था, ये भी बात थी। मगर मैं समझता हूं आज भी अपोजिशन एक खूबसूरती है, सबको मिलके चलना चाहिए। गवर्नमेंट को हमें स्पेशली सब्र तहमुल के साथ अपने इस्लाह के लिए अपोजिशन की जो सही बात है तो आपको मानने पड़ेंगे ना रमेश कुमार साहब। हम मान रहे हैं, हमारे जैसे लोग बैठे हैं, यही लीडर ये अपोजिशन को देने के लिए तैयार नहीं थी ना पीटीआई। मैं एक था जिसने बात की, शामन कुरैशी ने बात की फिर उसके ऊपर कि ये बिल्कुल सही कहता है, सारे मेंबरान ने कहा कि चले, मगर अभी आपका कम से कम ये हो गया। खुरम साहब एक और बात आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आप डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एक चीज मैं अर्ज कर दूं, एक चीज जी, ये आई एम ऑन रिकॉर्ड, 2 साल पहले नेशनल असेंबली की सिटिंग थी, पार्लियामेंट चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वहाँ मौजूद थे। मैंने वहाँ पर गुफ्तगू की थी कि यहाँ पर भाषा डैम को बनना चाहिए। और भाषा डैम के लिए मैंने कहा कि आपको सी पैक से बात करनी चाहिए और सी पैक में से पैसे लेने चाहिए, उसी बेसिस के ऊपर ये बन सकता है। मैंने कहा, और इस हद तक मैं चला गया था उसमें कि मैंने कहा अगर आपने ये पैसे नहीं रखे सी पैक से लेके तो मैं हम समझेंगे कि सिंध का कोई शेयर नहीं है फिर इसमें। अच्छा, पहली चीज हमारी जो है वो ये है, वो करो। उसके बाद आपको जवाब क्या मिला था तालपुर साहब? नहीं मिला, खामोशी। अच्छा खुरम साहब, अब आपने बात सुन ली। देखिए मैं फिर कहूंगा, जवाब ये है, अमल का जवाब है कि 122 अरब रुपए से दियामित बादशाह की तमाम जमीन एक्वायर कर ली गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये हुआ है कि दियामित बादशाह जो 25 साल से हम सुन रहे थे, फाइनली अब डूएबल है। और ये हुकूमत जो है 26.3 अरब रुपए हम छोड़कर गए हैं बजट में, यही खर्च करना शुरू कर दें। लेकिन ये आप देख रही हैं, अभी एक्सपेंडिचर रिव्यू हुआ है तो पता चला है कि तमाम पैसे जो हैं वो या करंट एक्सपेंडिचर में गए हैं या डिफेंस को गए हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर तो ये हुकूमत पैसा खर्च ही नहीं कर रही, सारा जोर बजट काटा है। खुरम साहब, बहुत रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को दोनों को इतना चेक एंड बैलेंस किया गया है कि रेवेन्यू को किस तरीके से बढ़ाएं, एक्सपेंडिचर को किस तरीके से कम करें। अच्छा, अब हमें अपने मुल्क को खुद मुख्तियार बनाना है, तो जरूर अल्लाह करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मगर खुरम साहब, असद उमर साहब ने कल एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर हमने गुर्बत मिटानी है, और अब तो वजीर आजम भी ये बात कह रहे हैं, तो हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी और हमें ट्रेड भी करनी पड़ेगी हिंदुस्तान के साथ। तो आप क्या समझते हैं, चूंकि आप सब एक ही पेज के ऊपर हैं, आप लोग तो नहीं कर पाए, आप ख्वाहिशमंद थे, ये लोग कर पाएंगे? देखिए, ये इनकी जो खारजा पॉलिसी में तो मज़ाक़ा खेज हद तक जो है नाअहली सामने आ गई है कि ये चीजों को ले उड़ते हैं कि जी खुदा जाने पता नहीं क्या हो गया, और एक्चुअली ना अमेरिका के बिहेवियर चेंज हुआ है, ना हिंदुस्तान का बिहेवियर चेंज हुआ है, ना अफगानिस्तान का बिहेवियर चेंज हुआ है। और तजारत की बात जो है, मैं फिर कहूंगा, फिर मोदी का यार कौन है? अगर तजारत की बात कर रहे हैं तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं जो अब तजारत की बातें करते हैं, जो इनकी पार्टी ये कहती थी कि बॉर्डर्स बंद कर दो, तजारत ना करो, उनके हमारे जो फौजी हैं वो शहीद हो रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। तो मेरी इनसे गुजारिश है, फिर भी अगर ये पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए कोई काम करेंगे, कोई मुस्बत काम करेंगे, मुशावरत करें अपोजिशन के साथ, लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ। साहब, इंडिया की सबसे बड़ी दुश्मनी चाइना के साथ है। इसके जरिए हिंदुस्तान के साथ देखिए, $100 बिलियन तक वहाँ पे बिजनेस जा रहा है चाइना के साथ। मगर बिल्कुल जा रहा है, दुश्मनी भी है और तजारत भी है, तो शायद हमें चाइना से भी और इंडिया से भी सीखना चाहिए। तालपुर साहब, लास्ट वर्ड थे, मेरा प्रोग्राम कब खत्म हो गया जी, लास्ट वर्ड। नहीं, ट्रेड के सिलसिले में एक मिनट फरमाइए कि आप ट्रेड भले करें, लेकिन बराए मेहरबानी पाकिस्तान के किसान को भी वही फैसिलिटीज दें जो हिंदुस्तान के काश्तकार के पास और उसके किसान के पास है। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, वहाँ पर उनका फर्टिलाइजर जो 500 रुपए का मिलता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लग गया है। नवाब साहब, उधर एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लग गया है, अब इधर इसके ऊपर भी लगना चाहिए। सॉरी, हम नहीं जा, एक और प्रोग्राम रखना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ भी लगा हुआ है, अगले उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं जो टैक्स देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, खुरम दस्तगीर साहब, रमेश कुमार साहब। तो नाजरीन, बस बात यह है कि अगले हफ्ते जो है पार्लियामेंट का फिर से इजलास होगा, और हम दुआ गो हैं कि हुकूमत अपोजिशन को साथ लेके चले, ताकि अवाम की जो एक आवाज़ है वो पार्लियामेंट सही मायने में बन सके, और जो कानून साजी हो वो जमहूरी तरीके से हो। आज के लिए इजाज़त दीजिए,
खुदा हाफिज।